हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 29 अप्रैल और आज का भी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए आप लोगों के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो डेली मैं बोलती हूँ कि जा कर के जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी और कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ शेयर किए जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अभी UPSC के हम लोगों टेस्ट रेस करा रहे हैं, तो उसको जो भी UPSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जा करके उससे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप हैं, आप अपने सुविधा अनुसार वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हम लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं, देख लेते हैं कि आखिर हमारा क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो उसको डिस्कस करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड क्या है वो भी देख लेते हैं, जो एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। क्या कह रहा है? सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे, पर वो दिखाई तो बहुत दूर से भी देता है। बहुत सही कहा है कि सच्चाई क्या है। हमेशा आप सच का साथ दीजिए। और सच का आपका, और सच क्या है इस समय आपके लिए? यही है कि आपको ईमानदारी से, ऑनेस्टली से क्या करना है? हार्डवर्क करना है। कहिए शॉर्टकट से अगर सफलता मिल जाए तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हार्डवर्क करिए और सच्चाई के साथ अपने उस पर लगे रहिए, ईमानदारी के साथ लगे रहिए। और कहिए कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। लगे रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल। बस हमें क्या करना है? लगे रहना है अपने उस पर। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है? भारत ने हाल ही में कितने राष्ट्रीय ध्वज को एक समय पर लहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो कितने हैं? 78,000 प्लस हैं। 78,000 प्लस जो है ध्वज, उसको लहराने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यानी कितने हैं? 78,220। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर क्या आया था कि कितने पेड़ लगाने का, वो क्या, कितना वृक्षारोपण लगाने का लक्ष्य रखा गया था, कितना किया गया, कितना रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन भी उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप भी ध्यान में रखते हुए चलिए कि 78,000 प्लस हैं, यानी 78,220 हैं जो एक साथ लहराएगा। वो भी कहाँ पर किया गया, कौन सा कार्यक्रम ऐसा आयोजित किया गया? तो उस कार्यक्रम का नाम है, एक मिनट, ये बिहार में हुआ है। बिहार के भोजपुर में। कहाँ पर? बिहार के भोजपुर में। कार्यक्रम का नाम है वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। ठीक है, तो इसी में क्या किया है, भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहरा करके रिकॉर्ड कर लिया है अपना। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें मौजूद कौन थे? केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो भी मौजूद थे वहाँ पर। तो ये जो बिहार का भोजपुर जिला है, वहाँ के किस मैदान में? दलौर मैदान में। बिहार के भोजपुर जिले के दलौर मैदान में एक साथ इतने लोगों ने झंडा फहराया है। क्लियर? और इसके पहले ये रिकॉर्ड किसने कायम किया था, बनाया था? तो पाकिस्तान ने बनाया था 56,000 का। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है? 78,220। हमेशा इससे आगे ही रहना है और रहेंगे भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा है कि ये जो वीर कुंवर सिंह, मैंने बताया कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इससे क्या संबंधित है ये? तो वीर कुंवर सिंह क्या है कि 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा करके जगदीशपुर के पास अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा हटाने के बाद मातृभूमि की सेवा में वहीं पर क्या हुई थी? कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। तो इसी में ये आपको ध्यान रखना, पूरा मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है, चेयरमैन चुना गया है? किसे चुना गया है? कृष्णन रामानुजम को चुना गया है। ठीक है, और उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है अनंत माहेश्वरी को चुना गया है। नेस्कॉम का अगर उपाध्यक्ष पूछे तो अनंत माहेश्वरी, चेयरमैन पूछे तो किसे चुना गया है? कृष्णन रामानुजम।
ये जो NASSCOM लिखा है इसका क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। क्लियर? तो ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो एंटरप्राइजेस ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष थे कृष्णन रामानुजन, उन्हीं को 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में क्या कहते हैं उसको नियुक्त करने की घोषणा की है। और ये जो कृष्णन रामानुजन है ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो रेखा मेनन, ठीक है, ये किसका स्थान ले रहे हैं? रेखा मेनन का ले रहे हैं। रेखा मेनन NASSCOM की पहली महिला अध्यक्ष थी। NASSCOM की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो कौन? रेखा मेनन, जिसका स्थान कौन ले रहे हैं इस बार? कृष्णन रामानुजम जी ले रहे हैं। NASSCOM की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1988 में हुई थी। 1 मार्च 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। और यहाँ के अध्यक्ष कौन है NASSCOM के? देवजानी घोष। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें अभी कुछ ये एन चंद्रशेखरन का भी नाम आपने सुना होगा, मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि एन चंद्रशेखरन ने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। रिवीजन करा रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने लेक्चर में। और एक और क्वेश्चन बना रहे जो लेक्चर में मैंने डिस्कस नहीं किया है लेकिन आज मैं बता दे रही हूँ कि भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हज समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? उनका नाम है ए.पी. अब्दुल्ला, एक मिनट गड़बड़ हो जाना, 1 मिनट रुक जाइए। अब्दुल्ला कुट्टी, ए.पी. अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति का अध्यक्ष चुना गया है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 2 महिलाओं को हज समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनको तो अध्यक्ष बनाया गया है, ए.पी. अब्दुल्ला कुट्टी को इनका अध्यक्ष बनाया गया है, किसका? हज समिति का। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस हज समिति का उपाध्यक्ष के रूप में 2 महिलाओं को चुना गया है। वो 2 महिलाओं का क्या नाम है? नोट कर लीजिएगा। मुन्नावरी बेगम, पहले कलर चेंज कर लो, क्लियर नहीं हो रहा। मुन्नावरी, 1 मिनट फिर से, मुन्नावरी बेगम, और एक का नाम है मफूजा खातून। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और ये जो हज यात्रा कराने वाला नोडल मंत्रालय वो कौन है? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जो है ये भारत में हज यात्रा कराने वाला नोडल मंत्रालय है। और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा या तो भारतीय हज समिति या तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जो अनुमोदित हज समूह आयोजक हैं उन्हीं के माध्यम से क्या की जाती है? आयोजित की जाती है। तो इससे रिलेटेड आपको क्लियर हो गए होंगे सारे फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, परसीवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है जो कि चर्चा में है? तो परसीवरेंस रोवर जो है किससे संबंधित है? ये आपके नासा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये नासा से संबंधित है। चलते हैं इसके बारे में एक एक फैक्ट करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो नासा का परसीवरेंस है, इसकी स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, परसीवरेंस। तो इसने क्या किया है? नासा का जो परसीवरेंस है ये मार्स रोवर ने इसका जो मार्स रोवर है इसने मंगल के 2 चंद्रमा जो हैं उनमें से एक फोबोस पर क्या किया है? जो ग्रहण लगा हुआ था उसी का वीडियो कैप्चर किया, इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। तो ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो फोबोस है, चंद्रमा फोबोस जो है वो बहुत धीरे धीरे मंगल की ओर बढ़ रहा है। और देखा जाए तो लाखों साल बाद ये आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे, ऐसा मानना है। ये जो परसेवरेंस है इसके उद्देश्य क्या है इस रोवर के? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो मंगल ग्रह है उस पर जो माइक्रोबियल जीवन के जो संकेत हैं उसी की क्या करना है? तलाश करना है। और यह रोवर मंगल की चट्टान को, रेजोलिथ और धूल का विश्लेषण करता है और उसका अध्ययन कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्च 2020 का जो मिशन है वो क्या है? नासा का जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम द्वारा निर्मित क्या है? मार्स रोवर है। और इसमें परसेवरेंस रोवर और एक क्या है? एनजीटी हेलीकॉप्टर ड्रोन इसमें शामिल है। मिशन को 30 जुलाई 2020 को पृथ्वी से एटलस बी, लिख दे रही हूँ, एटलस V541 लॉन्च व्हीकल पर इसको लॉन्च किया गया था।
और इसकी घोषणा नासा ने कब दी थी? दिसंबर 2012 में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की बैठक के दौरान की थी। तो इतना बहुत डीप नहीं जाना है बस, लेकिन हाँ क्या होता है यूपीएससी में फैक्ट कोई भी दे देगा, कोई भी स्टेटमेंट दे देगा कहीं से, इसलिए मैं बता देती हूँ कि कम से कम सुने रहेंगे और एक बार कहीं से पढ़ लेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें परसेवरेंस रोवर क्या होता है, तो ये रोवर जो है ग्रह पर क्या करता है, खगोलीय जैविक वातावरण से जुड़ी जो भी खोज होती है उसको ये करता है, और मंगल की सतह की प्रक्रियाओं और इतिहास पर ये क्या करता है, फोकस करता है। क्लियर। और इस रोवर का डिज़ाइन क्यूरोसिटी रोवर से प्रभावित है। इसमें 19 कैमरे, 2 माइक्रोफोन शामिल हैं। यह मंगल ग्रह के पर्यावरण के ऑडियो को भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो मैं बता रही हूँ, 1 मिनट, ये आप देख रहे होंगे, ये इसमें क्या हुआ है, सूर्य ग्रहण। पहले हम ये बात करेंगे सूर्य ग्रहण कि इसमें ये क्या हुआ है कि जो परसिवरेंस रोवर ने क्या किया, मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की क्या की है, तस्वीर ली है। क्लियर। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 2 चंद्रमा जो है मंगल के, उसमें से फोबोस पर ग्रहण के कारण जो इफेक्ट पड़ा है उसी की तस्वीर ली गई। तो ये पहले जब सूर्य ग्रहण शब्द आया है तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण ये है क्या। ठीक है। तो जो अर्थ है और जो क्या है, सन है। अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में जब क्या आ जाए, मून आ जाए, तो सूर्य का जो प्रकाश है, इसका जो लाइट है वो क्या होता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सन का जो लाइट है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, और इसकी वजह से जो पृथ्वी की सतह का कुछ हिस्सा है, ये देखिए, पृथ्वी की सतह का जो कुछ हिस्सा है उस पर क्या हो जाता है, अंधेरा दिखने लगता है, और इसी स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण करते हैं। यानी कि सन और क्या कहते हैं इसको, अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, जिससे इसकी जो लाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। इसके एक साइड में क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। क्लियर। और इसमें बहुत डीप नहीं जाना है, बस इतना बता दे रहे हैं, चंद्रमा की छाया के भी 2 भाग होते हैं, एक मध्य क्षेत्र छाया और एक बाहरी क्षेत्र उपज छाया। कौन सा भाग पृथ्वी के ऊपर से गुजरता है, इसके भी 3 प्रकार से सूर्य ग्रहण देखते हैं। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, एक आंशिक होता है और एक वलयाकार होता है। बहुत डीप नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बहुत लेक्चर जो है बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मेन जो फैक्ट था वो मैंने बता दिया है। चलते हैं अपने। और परसिवरेंस का उद्देश्य क्या है, वही प्राचीन सूक्ष्मजीवों के जीवन के संकेत की क्या करना है, तलाश करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये जो परसिवरेंस रोवर है ये लाल ग्रह के यानी कि मंगल ग्रह के रेजोलिथ चट्टान धूल का अध्ययन विश्लेषण कर रहा है, और ये छिपे हुए जो नमूने हैं उसको एकत्र करने वाला क्या है, ये पहला रोवर भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कुछ और बात कर ले रहे हैं कि मंगल ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में अगर पूछे, तो चौथा ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में पूछता है तो चौथा ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। और मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है, आधा है। ये क्या है, पृथ्वी से समानता रखता है लगभग। मंगल ग्रह सूर्य का परिक्रमण 24.6 घंटे में पूरा करता है, जो पृथ्वी पर लगभग कितने घंटे के समान है, 23.9 घंटे के समान है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना। और मंगल ग्रह का जो घूर्णन है, वो घूर्णन अक्ष है, वो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष 25 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ। कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री झुका हुआ है। और यह पृथ्वी के अक्षीय झुकाव किसके समान है, 23.4 डिग्री के समान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, बहुत डीप चली गई थी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया है, तो देख लेते हैं किसको प्रदान किया गया है। इनका क्या नाम है, इनका नाम है किशोर दास। क्या नाम है, किशोर दास। तो ये जो है किशोर दास, ये बांग्लादेश के शैक्षिक चैरिटी, क्या नाम है उसका चैरिटी का, विदानंदो, बांग्लादेश के शैक्षिक चैरिटी विदानंदो के संस्थापक हैं। कौन, ये इसके संस्थापक हैं किशोर दास। तो इन्हीं को यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है, तो ये अवार्ड उन्हें इसलिए दिया गया है कि जो हाशिए पर रहने वाले बच्चे हैं,
जो हाशिए पर रहने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में इन्होंने जो कार्य किया है, असाधारण कार्य किया है, उसी के लिए इन्हें ये प्रदान किया गया है। यूके का जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड्स है, ये उन व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को सम्मानित करता है जो अपने समुदाय में क्या कर रहे हैं, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। और अभी कल मैंने क्या डिस्कस किया था कि चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया और किसने सम्मानित किया, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया, डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया। उसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन और रिवीजन कराया था कि प्राजक्ता कोली के बारे में, क्या कि ये जो अभिनेत्री है प्राजक्ता कोली, इन्हें भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन ये बनी है, यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन ये बनी है। तो इससे रिलेटेड ये भी मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 27 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत चर्चा में है इस समय करंट में, तो इसको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि इसमें मंजूरी मिली है तो और क्या हम इसमें देख सकते हैं। तो पहले तो ये जानना है कि ये है क्या, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ये है क्या। तो ये 1 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, 1 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। इस क्यों स्टार्ट किया गया था कि जो रेहड़ी पटरी पर रहने वाले लोग हैं उनको क्या किया जा सके, लोन दिया जा सके, उनको क्या किया जा सके, लोन दिया जा सके। और इसमें कितने का लोन दिया जाता है, 10,000 का लोन। इसमें इसको 1 जून 2020 को क्या शुरू किया गया और ये कैसी योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ये भी ध्यान रखना कैसी योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इसमें क्या किया जाता है, 7% की दर से ये योजना जो है अगर नियमित पुनर्भुगतान किया जा रहा है तो उस पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के साथ 10,000 रुपये की किफ़ायती जो है ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। और किसको, रेहड़ी पटरी पर रहने वाले लोग हैं उन्हीं को। और इस ऋण के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया होगा। और इसने अभी क्या किया है केंद्र सरकार ने कि इसको 2022 से, मार्च 2022 से कितना बढ़ा दिया, दिसंबर 2022 तक ये अभी ऋण जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसमें वही मैंने बताया, रेहड़ी पटरी, खुमचा वाला, ये सभी जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो पहली बार में कितने तक का कर्ज ले सकते हैं, 10,000 का कर्ज ले सकते हैं। और जब ये पहले कर्ज का भुगतान कर देंगे तो वो दूसरे और तीसरे चरण में, यानी दूसरे में 20,000 ले सकते हैं, तीसरे में 50,000 रुपये ले सकते हैं। लेकिन कब ले सकते हैं, जब वो पहले कर्ज का क्या करेंगे, भुगतान कर देंगे। और अगर ये निर्धारित तरीके से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का अगर जो वेंडर है वो निर्धारित तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो स्कीम के तहत उसे 1,200 रुपये सालाना तक का कैशबैक भी दिया जाता है। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कुछ और योजनाओं की हम रिवीजन करा दे रहे हैं फटाफट कि चिरंजीवी योजना किसकी है, कहाँ की है, किस राज्य की है, तो राजस्थान की है। इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि अभी इसकी जो स्वास्थ्य बीमा राशि थी पहले 5 लाख थी, उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। सो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए। प्रधानमंत्री किसान जो किसान योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी, 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी। कहाँ, गोरखपुर से स्टार्ट की गई थी। गोरखपुर कहाँ आपका, उत्तर प्रदेश में है। और इसमें क्या था प्रधानमंत्री किसान योजना में, तो इसमें आपका किसान सम्मान निधि योजना में क्या था कि आपको 2-2 हज़ार की किस्त करके 3 बार में देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया और ये क्या है, उनके खाते में जाना है। आगे और कौन सी योजना, एक है आपकी कौन सी, मातृशक्ति, क्या कहते हैं उसको, उद्यमिता योजना, जो कि हरियाणा की है, ये भी पूछा हुआ था किसी एग्जाम में। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। इसमें क्या करना था कि 5,000 रुपये जब क्या होगी, सेकंड मतलब जो बच्चा होगा वो लड़की होगी तब 5,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। और एक क्या था, अम्मा और बहिनी योजना, ये सिक्किम का था। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वार पनबिजली परियोजना किस राज्य या यूटी से संबंधित है। क्वार पनबिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
अभी क्या हुआ है, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसने क्या किया है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, ये भी कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, कहाँ पर, चिनाब नदी पर, ये ध्यान रखना है कौन सी नदी पर, तो जम्मू कश्मीर के कौन सा जिला है, किश्तवाड़ जिला है, कौन सी नदी है, चिनाब नदी है, और कितने मेगावाट की है ये, 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यही उम्मीद करते हैं। और ये जो क्वार जल विद्युत परियोजना है, ये जो है सिंधु बेसिन का हिस्सा है, सिंधु बेसिन का हिस्सा है, और जिले में आने वाली कम से कम 4 परियोजनाओं में से ये एक होगी, जिसमें 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सिंधु बेसिन का हिस्सा है, जो क्वार जल विद्युत परियोजना किसका हिस्सा है, सिंधु बेसिन का, और जिले में आने वाली जो कम से कम 4 परियोजना है उसमें से ये एक होगी, जिसमें 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। अगर बात करें कि 1960 की जो पुरानी सिंधु जल संधि है, उसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों ने क्या किया था, सिंधु बेसिन में 6 नदी के जल को साझा किया था, जो कहाँ से, भारत से पाकिस्तान की ओर आ रही थी। इनमें से जो 3 पूर्वी नदियाँ थी, सतलज, ब्यास, रावी, उस पर भारत का पूरा अधिकार था, जबकि पश्चिमी जो नदियाँ थी, पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार, और पश्चिमी नदियों पर चिनाब, झेलम जो सिंधु थी वो उस पर पाकिस्तान का राइट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्वार परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। किसके द्वारा इस परियोजना को किया जा रहा है कार्यान्वित, तो उसका नाम है CVPPL मतलब चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। क्लियर। जो नेशनल हाइड्रोक्लोरिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NPCL, जो NPCL नहीं, NHPCL यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। क्लियर। और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच क्या है, एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। और इस परियोजना से क्या होगा, 90% निर्भरता के साथ ही क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। अगर बात करें हम चिनाब नदी की, चिनाब नदी आया है तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। चिनाब नदी, इसका जो स्रोत है ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहुल और कहाँ से, स्पीति के जिले के ऊपरी हिमालय से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल जो राज्य है उसके लाहुल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय से निकलती है। चिनाब नदी ये हिमाचल के लाहुल और स्पीति जिले के तांडी में 2 नदी चंद और भागा के संगम से बनती है। क्लियर। भागा नदी सूर्यताल झील से निकलती है। भागा नदी जो है ये सूर्यताल झील से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है। और चंद्रा नदी उसी दर्रे से पूर्व के ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो प्रवाह है सिंधु नदी में मिलने से पहले ये जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में, पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी प्रदेशों से होकर के ये बहती है। चिनाब नदी पर अगर देखा जाए तो कुछ परियोजनाएं जो हैं, जैसे रतले जल विद्युत परियोजना इस पर है, सलालबाद परियोजना इसी पर है, दुलहस्ती है, क्लियर, पाकल दुल है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें कि उस झेलम नदी पर कौन सा बना है, तुलबुल परियोजना है, नाथपा झाकड़ी सतलज पर है, इडुक्की केरल के पेरियार पर है, कोयना नदी पर है, बगलिहाट चेनाब, ओंकारेश्वर नर्मदा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो ये किसको मिला है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को मिला है। फर्स्ट रैंक जो मिला है किसको मिला है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को मिला है। और रैंकिंग का जो आधार रखा गया है वो रिसर्च आउटरीच और शिक्षण, ये तीनों इसके रैंकिंग के आधार रखे गए हैं। फर्स्ट आपका वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, सेकेंड आपका एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, थर्ड आपका वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी फर्स्ट पर है, सेकंड पर एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड थर्ड पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है। ये आपके टाइम हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में फर्स्ट रैंक इसको मिला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालचा महल कहाँ स्थित है, जो कि चर्चा में। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत डीप डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसको हम हिस्ट्री से कोरिलेट करने वाले हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। मालचा महल कहाँ स्थित है? तो मालचा महल का इसलिए ये चर्चा में है, इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जो 14वीं सदी का स्मारक है, ये स्मारक जो है 14वीं सदी का है। अभी दिखा दे रहे हैं स्मारक, परेशान मत होइए कि कहाँ कैसा स्मारक है जो 14वीं सदी का यहाँ मिल गया और करंट में बन गया। तो 14वीं सदी का स्मारक जो है मालचा महल, इसी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये नई दिल्ली सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई, इसीलिए चर्चा में बना। अब ये है क्या, तो चलिए एक एक फैक्ट इसको देख लेते हैं। तो हुआ क्या, 1325 ईस्वी में जो उस समय सुल्तान थे, कौन थे? एफएसटी थे। एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक, इन्हीं के द्वारा इसका इस दिखाई दें, परेशान हो रहे होंगे आप देखने के लिए, चलिए देख लीजिए। ये है मालचा महल, खंडहर टाइप का, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, एफएसटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसका लंबे समय तक इसका यूज़ किसके लिए? हंटिंग लॉज के रूप में, हंटिंग लॉज के रूप में किया जा रहा था बाद में। और किसके द्वारा? अवध के नवाब के वंशजों के द्वारा इसका, तो ये अवध के नवाबों के द्वारा क्या किया जा रहा था, वहाँ पर निवास स्थान था। तो अब क्या किया जा रहा है कि इसको जीर्णोद्धार कराने के लिए दिल्ली सरकार ने घोषणा की है, इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं एफएसटी के बारे में। जब एफएसटी का नाम आया तो कुछ हिस्ट्री को पढ़ ही लेते हैं कि एफएसटी का जन्म कब हुआ था? 1309 में हुआ था। और इनके जो कजिन थे मोहम्मद बिन तुगलक, जब उनकी डेथ हुई थी तब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और ये जो था एफएसटी जो था वो तुगलक वंश का तीसरे नंबर का शासक था। एफएसटी ये तीसरा शासक था तुगलक का, जिसने 1320 से लेकर के 1412 तक क्या करता है, दिल्ली पर शासन करता है। और एमबीटी 1351 ईस्वी से 1388 तक सत्ता में था। इसने ही जजिया कर लगाया था। जजिया कर लगाने की शुरुआत भी इसी ने की थी। अंग्रेजों द्वारा सिंचाई विभाग का जनक कह करके इसको संबोधित किया गया था, क्योंकि इसने कई बगीचे और नहरों का निर्माण कराया था। कौन? एफएसटी। तो ये ध्यान रखना है आपको। तुगलक वंश की बात करें तो जो तुगलक वंश था ये तुर्क मूल के मुस्लिम परिवार से संबंधित था। एमबीटी के द्वारा जो सैन्य अभियान का नेतृत्व किए जाने के बाद 1330 से 35 के बीच यह राजवंश अपने एकदम सुप्रीम पर पहुंचा था, चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। तो बहुत इसको ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस इतना एफएसटी के बारे में जो बताया वो आप ध्यान रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। तुगलक में जो 3 महत्वपूर्ण शासक थे वो आप लोग देख लीजिए। जीएसटी था 1320 से 1325 ईस्वी, एमबीडी था यानी मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, और जीएसटी इस वंश का संस्थापक था। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का 26 अप्रैल से 1 मई 2021 तक आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सॉरी, ये 21 मैंने बोल दिया, 2022 है। ये 26 अप्रैल से 1 मई 2022 तक आयोजन किया जाएगा। किस चीज़ का? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का कहाँ किया जाएगा? मनीला, फिलीपींस में किया जाएगा। क्लियर। और इसमें 2 बार की जो ओलंपिक पदक विजेता हैं पीवी सिंधु, और विश्व चैंपियन की जो कांस्य विजेता हैं लक्ष्य सेन, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत की तरफ से अगुवाई की जा रही है। चलिए, ये तो हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय, क्या कहा मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसी मनीला में है। मनीला यानी फिलीपींस में है। और हाँ गाइस, एक मिनट, ये कौन सा संस्करण है जो किया जा रहा है? 40वां संस्करण है। और ये मैंने आपको बता दिया कि इसका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में है। अगर केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो ये भारत के उड़ीसा के कटक में है। और इसकी स्थापना जो केंद्रीय चावल अनुसंधान की है 1946 में हुई थी। और जो ये संस्थान है वो किसके? ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत क्या करता है? काम करता है। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कौन सा देश अप्रैल 2022 में बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। तो कौन सा देश है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यानी कि मध्य जो अफ्रीकी, ये अभी जो अल सल्वाडोर था, यानी ये दूसरा पूछा है ना, और फर्स्ट जो था वो अल सल्वाडोर था, अल सल्वाडोर। तो ये क्या किया था? बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। कौन? ये अल सल्वाडोर। वो कहाँ पर है? मध्य अमेरिकी देश है अल सल्वाडोर। तो वो दुनिया का फर्स्ट था। और इसने ये 9 जून को देश की जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है उसी को इसने मंजूरी दी थी। और अब क्या हुआ है? ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है ये भी इसने
अपना आधिकारिक मान्यता दे दिया है। बिटकॉइन होता क्या है? तो बिटकॉइन एक तरह की डिजिटल मुद्रा होती है, एक क्रिप्टो करेंसी होती है जो तत्काल भुगतान को क्या करती है? सक्षम बनाती है। और बिटकॉइन को 2009 में लाया गया था। और ये कैसा है? एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा जारी नहीं की जाती। तो जो लाइन अभी मैंने जस्ट बोला है इसको नोट करिएगा कि इसे किसी केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। और अगर इसकी उत्पत्ति को लेकर देखा जाए तो कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 2008 में क्या हुआ, जब वित्तीय संकट आया तो उसके बाद सातोशी नाकामोतो नामक जो व्यक्ति थे उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया था? विकसित किया गया था। लेकिन अभी इन्हीं के बारे में ही, सातोशी नाकामोतो के बारे में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, बस हमें क्या होती है ये ध्यान रखना है और किसके द्वारा ये किया गया है। चलते हैं अब रिवीजन करते हैं फटाफट। UNEP ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम, ऑलरेडी मैंने इसको रिवीजन करा दिया था। वैश्विक टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। भारत के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कितने पदक जीते गए हैं? 17, जिसमें एक गोल्ड था, 5 सिल्वर था, बाकी जो थे आपके वो क्या थे? यानी 11 ब्रॉन्ज थे। हाल ही में केरल ने कॉस्मॉस माला बारिकास परियोजना के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? नीदरलैंड के साथ। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मैक्स वर्स्टेपेन को चुना गया है। किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया है? चाइना के द्वारा। किसान भागीदार प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा। WTO का 12वां मैत्रीय सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत के DGCI द्वारा कौन सी कोविड टीके को मंजूरी दी गई? कोर्बेवैक्स। भारतीय पुरातत्व यानी ASI के द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? ओडिशा। तो चलिए ये भी दे दिया मैंने। हाँ, एक तो मैं भूल ही गई, जो आज का थंबनेल मैंने लगाया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या था? वो ये था कि यूक्रेन वॉर में मिलिट्री डॉल्फिन का इस्तेमाल। चलते हैं ऊपर ही चलते हैं, देख लेते हैं ताकि क्लियर रहे आपको किसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये आज का थंबनेल है, यूक्रेन वॉर में मिलिट्री डॉल्फिन का यूज़। तो रशिया ने, ध्यान रखना आपको, काला सागर, आपको ये सागर याद रखना, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बनना ही बनना है काला सागर से, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रशिया ने काला सागर नौसैनिक अड्डे पर क्या किया है? सैन्य डॉल्फिनों को तैनात किया है। क्लियर? रशिया ने जो यूक्रेन युद्ध के दौरान क्या किया? काला सागर में उसके जो नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित ट्रेंड डॉल्फिन को तैनात किया है। और ये रूसी नौसेना ने कहाँ पे, किस बंदरगाह? सेवस्तोपोल। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ एक मिनट, कलर चेंज कर ले रही हूँ, सेवस्तोपोल। इस बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर 2 डॉल्फिन को क्या किया है? रशिया ने तैनात रखा है। और इससे क्या होगा कि रशिया नौसेना के बेड़े पर पानी के भीतर से जो होने वाले हमले हैं उसको रोकने के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल करती है। कौन? रूसी नौसेना, रूस करती है कि नौसेना के बेड़े पर कि हमला ना हो जाए, इसीलिए वो क्या करती है? डॉल्फिन का यूज़ करती है, ट्रेंड डॉल्फिन का यूज़ करती है। और रशिया क्या करता है? इन डॉल्फिन का यूज़ समुद्र के नीचे जो मौजूद चीज़ें हैं उसको खोजने के लिए और दुश्मन के जो गोताखोर हैं उनका पता लगाने के लिए इसका यूज़ करता है। तो ये अभी तस्वीर मिली है, इसका नाम क्या है? जो मतलब ये जो बंदरगाह जहाँ पे इंटरलॉक करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि उस बंदरगाह का क्या नाम है? सेवस्तोपोल बंदरगाह है। और रशिया सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बंदरगाह। क्यों? क्योंकि ये बंदरगाह क्रीमिया के दक्षिण में मौजूद है। जो सेवस्तोपोल बंदरगाह है वो क्रीमिया के साउथ में है। तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारे जो रूसी जहाज़ हैं वो लंगर डालते हैं, कई सारे रूसी जहाज क्या है? लंगर डालते हैं। और वहीं सेनाओं का ये डेरा, ठीक है, वहीं सेनाओं का क्या है? डेरा भी डाला जाता है। यही वजह है डेरा डालने की। और ये बंदरगाह जो है दुश्मन की मिसाइल की रेंज से बाहर हैं, तो उन पर हमला करने के लिए क्या किया जाता है? पानी के भीतर से हमला करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए वो हमले से सचेत रहें, इसीलिए रूस ने क्या किया है? सेवस्तोपोल के पास एक एक्वेरियम में डॉल्फिनों को क्या किया है? ट्रेंड किया है। तो यही है, यूक्रेन वॉर में मिलिट्री डॉल्फिन का यूज़ कर रहा है कौन? रशिया। इसीलिए इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद भी आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।